जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो आपको चौथा लेसन है, भारत के विदेश संबंध, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस सेशन में इसी लेसन से जुड़े हुए जो आपको एमसीक्यू है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, तो इस एनालिसिस को देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या है कि आपके पास जो है एक बुक होना चाहिए, ठीक है ना। एसपीपीडी का यह जो बुक है, ठीक है ना, यह आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि आपके एग्जाम में जो है इसी बुक से जो होते हैं वो आपको सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और यह चैप्टर जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या है कि इसके जितने भी एमसीक्यू है आप इसे बढ़िया से देखते चलेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। और देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है, क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1952 में कोरियाई की लड़ाई में, 1962 में चीन के आक्रमण में, फिर आपको 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण में, और 1971 में बांग्लादेश युद्ध में। तो देखिए, तो नेहरू के जो आपको क्या है गुटनिरपेक्षता की नीति उसका जो पहला परीक्षण हुआ था 1952 में, जो आपको कोरियाई की लड़ाई हुई थी उसमें। हालांकि ये जो कोरियाई का युद्ध है वो आपको 1950 से 1953 के बीच क्या होती है कि आपको चलती है। पहला बात इसे आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको 1952 हो जाएगा। आइए अब हम थोड़ा सा अन्य ऑप्शन पर विचार करते हैं। जैसे देखिए, 1962 में भारत का किस देश के साथ युद्ध हुआ था, तो कहेंगे हम चीन के साथ। और चीन जो है आपको पंचशील समझौता का क्या किया था कि आपको उल्लंघन करके भारत पे क्या कर दिया था कि आपको अटैक कर दिया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो पंचशील समझौता है यह कब हुआ था, तो साथियों पंचशील समझौता जो है ये आपको 1954 में हुआ था। और इसी समझौता का उल्लंघन करके चीन ने क्या किया था कि आपको भारत पर अटैक किया था। 1965 में हमारा जो है पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, इस युद्ध को हमने जीता था। और इसी युद्ध के समय क्या है कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, वो आपको क्या करते हैं कि आपको एक नारा देते हैं, जय जवान और जय किसान का। 1971 में फिर से हमारा क्या होता है कि आपको पाकिस्तान के साथ जो है युद्ध होता है। और इसी युद्ध के बाद क्या होता है कि बांग्लादेश जो होता है 1971 में उदित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि बांग्लादेश का जो उदय हुआ था वो आपको कब हुआ था, तो यह आपको 1971 में। और यह बांग्लादेश जो है पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से क्या होता था कि आपको जाना जाता था। तो साथियों एक का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है उस पर देखिए। कह रहा है मेरे भाई कि भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र जो थे रखे गए थे। कौन सा सूत्र कह रहा है बताइए, पंचशील। तो ऑप्शन ए कह रहा है पाकिस्तान, उसके बाद है आपको चीन, अमेरिका, सोवियत संघ। तो साथियों भारत ने चीन के साथ क्या किया था कि आपको पंचशील समझौता किया था। तो यहाँ से एक बात आती है, ये जो पंचशील समझौता है ये आपको कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि ये जो आपको पंचशील समझौता है साथियों डेट के साथ आप इसको याद रखोगे क्या, 29 अप्रैल, ठीक है ना, 1954 को क्या है कि आपको ये जो देख रहे हैं चीन, इसके साथ क्या होता है कि पंचशील समझौता होता है। और इस समझौता पे जो हस्ताक्षर करते हैं वे कौन करते हैं, तो देखिए इस समझौता पे हस्ताक्षर जो है आपको भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं पंडित नेहरू, कौन होते हैं, पंडित नेहरू उस समय, ठीक है ना। और चीन के जो आपको प्रधानमंत्री होते हैं उनका नाम होता है चाउ एन लाई। क्या होता है, चाउ एन लाई। इन दोनों ने इस समझौते पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो पंचशील समझौता है यह आपको तिब्बत को लेकर क्या है कि आपको हुआ था। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से पाकिस्तान के साथ जो है हमारी कौन सी समझौता हुई थी, तो देखिए तो 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 1966 में साथियों ताशकंद समझौता, ठीक है ना। उसके बाद 1972 में जो है पाकिस्तान के साथ जो होता है हमारा वो आपको शिमला समझौता। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए 1972 में पाकिस्तान के साथ कौन समझौता हुआ था, शिमला। 1966 में कौन सा हुआ था, ताशकंद हुआ था। उसके बाद है 1971 में सोवियत संघ के साथ जो है हमारा शांति व मित्रता सहयोग की संधि हुई थी। और इसी कारण हमने क्या किया था कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को क्या किए थे कि आपको जीते भी हुए थे। तो देखिए, तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों वो आपको बिल्कुल सही है। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ये बात हमें जरूर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है इस पर चर्चा करते। देखिए इसका पंचशील समझौता नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें 5 बातें जो थी वो आपको रखी गई थी। चलिए 3 में देखिए क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है, यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए तो सबसे पहले जान लीजिए कि मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच क्या है कि आपको एक सीमा रेखा है। और यह जो मैकमोहन रेखा है साथियों ये आपको अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है,
अरुणाचल प्रदेश में। तो मेरे भाई यहाँ से एक प्रश्न आएगी आपकी, क्या ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, तो इसको ना पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि नेफा का जो पूर्ण रूप होगा वो आपको क्या होगा? तो देखिए, तो ये जो नेफा है ना साथियों, इस नेफा का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नॉर्थ, क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है ना, ईस्ट, उसके बाद हो जाएगा आपको फ्रंटियर, क्या है? फ्रंटियर, और एजेंसी, क्या है? एजेंसी। यह इसका क्या है जानते हैं? तो आपको पूर्ण रूप है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण होता है वो आपको कब होता है? तो देखिए, तो मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण होता है साथियों 1914 में होता है। कब होता है? 1914 में। और ये जो मैकमोहन रेखा है यह है कहाँ? तो अभी बताया कि आपको अरुणाचल प्रदेश में है। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो किया जाता है किस स्थान पर जानते हैं? तो यह आपको शिमला में। कहाँ किया जाता है? शिमला में। और इसके जो निर्धारण करता होते हैं वो आपको कौन होते हैं? मतलब मैकमोहन रेखा को जो बनाने वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? तो देखिए, मैकमोहन रेखा को जो बनाते हैं ना वो आपको सर हेनरी मैकमोहन। तो ये सब आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी ये सब भी पूछे जाते हैं कि बताइए ये जो मैकमोहन रेखा है, ठीक है ना, इस मैकमोहन रेखा को कौन बनाया था? तो कहेंगे सर हेनरी, क्या कहेंगे? तो आपको मैकमोहन, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन ये जो देख रहे हैं चाइना, इस रेखा को क्या करता है कि आपको नहीं मानता, वो जो है आपको एलओसी को मानता, सॉरी एलएसी को मानता है। तो ये जो देख रहे हैं एलएसी, यह आपको भारत और चीन के बीच है। एलएसी का मतलब क्या हो जाएगा? तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो ये सभी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, क्या है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता जो है वो आपको कब हुआ? तो देखिए, तो ऑप्शन ए करा है आपको 1972, यानी कि शिमला समझौता, क्या है? शिमला समझौता। उसके बाद करा है सिंधु नदी जल समझौता, भारत पाक समझौता, ताशकंद समझौता। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता, क्योंकि इसी समझौता पर क्या होते हैं जानते हैं? कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी जो होते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते हैं। ये जो ताशकंद समझौता है, इस ताशकंद समझौते पर पाकिस्तान की ओर से कौन सिग्नेचर करता है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तब पाकिस्तान की ओर से जो होता है वो आपको अयूब खां, कौन होता है? अयूब खां, ठीक है ना। और भारत की ओर से देखिए कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी, जो आपको ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद है शिमला समझौता। तो साथियों, यह शिमला समझौता 1972 में होता है, और इस पर भारत की ओर से हस्ताक्षर जो करते हैं इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान की ओर से कहेंगे तो वो आपको जुल्फिकार अली भुट्टो। फिर है सिंधु नदी जल समझौता। यह समझौता जो होता है विश्व बैंक के सहयोग से 19 सितंबर 1960 को, और इस समझौता पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो आपको कौन कहते हैं? तो देखिए, तो सिंधु नदी जो आपको जल समझौता है इस पर जो हस्ताक्षर करते हैं पाकिस्तानी जो राष्ट्रपति है उसका नाम है अयूब खां, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कभी कभी प्रश्न यह भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि कौन से ऐसे नदी समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच जिसमें आपको विश्व बैंक ने मध्यस्थता किया था? तो आप क्या कहिएगा जानते हैं? सिंधु नदी जल समझौता। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 5 में क्या कर रहा है, सुनिए 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखते हैं इसे। देखिए, कह रहा है कि भारत ने जो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था वो आपको कब किया था? तो देखिए, यही प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, कौन सा? तो सफल परमाणु परीक्षण। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है 1963, 1974, 1980, 1998। तो देखिए, तो भारत ने जो पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था वो आपको 18 मई 1974 को। तो यहाँ से एक बात आती है कि 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? ये भी तो पूछा जाएगा। किस जगह पर भूमिगत विस्फोट हुआ था? तो वह जगह था मेरे भाई पोखरण, क्या है? पोखरण। और ये जो पोखरण है ये आपको है कहाँ? तो देखिए, तो पोखरण जो है ये आपको राजस्थान के जैसलमेर जिला में है। तो यहीं पर आपको क्या होता है कि पहला परमाणु परीक्षण जो है वो आपको किया जाता है कब? तो 18 मई 1974 को। और इस परमाणु परीक्षण का जो कोड रखा जाता है, ठीक है ना, क्या? तो देखिए, तो इसका कोड होता है स्माइलिंग बुद्धा। क्या होता है? स्माइलिंग बुद्धा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि स्माइलिंग बुद्धा का जो संबंध है किससे है? तो क्या कहेंगे कि पहले परमाणु परीक्षण से। और इस प्रकार से भारत जो होता है, ठीक है ना, अमेरिका, इसके अलावा आपको इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रसिया के बाद दुनिया का 6ठा परमाणु संपन्न देश जो है वो आपको बनता है। तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 1974। लेकिन यहाँ से एक चीज और जान लेते हैं, जैसे देखिए 1963 में क्या है
कि आपको एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, उस समझौता का नाम है पीटीबीटी, यानी कहने का मतलब हुआ पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। इसके तहत क्या था कि आपको भूमिगत परमाणु परीक्षण करने की छूट जो थी वो आपको दी गई थी। उसके बाद है 1980 में, तो 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। फिर आपको 1998 में, तो देखिए, तो 1998 में भारत जो होता है ना, वो आपको दूसरा परमाणु परीक्षण करता है। कहाँ? तो यह भी जगह होता है पोखरण, राजस्थान में ही। लेकिन इसका जो कोड है वो आप याद रखिएगा, इसका जो कोड होता है ना, वो होता है आपको ऑपरेशन नहीं कहेंगे, शक्ति 98। क्या है? शक्ति 98 जो होता है, यह इसका क्या होता है, तो आपको कोड होता है साथियों। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा, क्या होगा, तो शक्ति 98 जो होता है, यह इसका क्या होता है, तो आपको कोड रहता है। तो यहाँ से जैसे भी प्रश्न पूछे जाए आपके एग्जाम में, आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 5 का राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था, डेट के साथ 11 और 13 मई 1998 को। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे, और कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए, देखिए क्या कह रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, कह रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब इसका हो गया पीटीबीटी। क्या हो गया? पीटीबीटी, ठीक है ना। उसके बाद है परमाणु अप्रसार संधि, इसको कहते हैं एनपीटी। क्या कहते हैं? एनपीटी। उसके बाद है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, मतलब सीटीबीटी। क्या है? सीटीबीटी। और बगदाद संधि जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको सीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? सीटो कहते हैं। बाद में इसका नाम जो पड़ता है वो आपको क्या पड़ता है, तो आपको यानी कि सेंटो पड़ता है। क्या होता है? सेंटो पड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो बगदाद संधि देख रहे हैं, इसी बगदाद संधि का नाम जो होता है अंत में क्या पड़ता है, तो आपको सेंटो पड़ता है। सॉरी, हम सीटो बोल दिए हैं, ठीक है ना। सीटो अलग है और सेंटो जो है वो आपको अलग है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि ये बगदाद संधि हुई कब थी। तो देखिए, यह आपको 1955 में होती है। फिर आपको सीटीबीटी, तो सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1996 में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद है एनपीटी, इस पर जो हस्ताक्षर होता है 1968 में, लेकिन ये प्रभाव में कब आता है? 1970 में। उसके बाद है पीटीबीटी पर जो हस्ताक्षर होता है, यह आपको 1963 में। यहाँ से अगर आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे देख लीजिएगा। तो देखिए कह रहा है कि भारत ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, तो भारत जो है इसमें से पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किया था, बाकी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था, क्योंकि भारत इसको भेदभाव पूर्ण मानता था। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि भारत का कहना था कि जब हमारे पड़ोसी परमाणु संपन्न है तो हम इस पर हस्ताक्षर करके भविष्य में अपने परमाणु के संबंधी जो कार्यक्रम है उसको हम दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए भारत जो है आपको व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि में क्या किया था, कि आपको हस्ताक्षर नहीं किया था। और भारत जो है शीत युद्ध काल में किसी भी गुट में नहीं था, इसीलिए उसने क्या किया था कि अमेरिकी समर्थित जो गुट था, सैन्य गुट बगदाद संधि, उसमें उसने क्या किया कि भाग नहीं लिया, हिस्सा नहीं लिया। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। तो देखिए, तो 7 नंबर प्रश्न का आप लोगों को आंसर देना है। देखिए क्या कर रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जो है इजी वे में दे सकते हो, ठीक है ना। कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का जो स्थान है वो आपको प्राप्त है। इसमें कह रहा है कि आपको किस संस्था में पूर्ण संवादी का, तो ऑप्शन देखिए ये कह रहा है यूरोपीय संघ। क्या है? यूरोपीय संघ। उसके बाद है दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों का क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है, जिसको आप लोग कहते हैं आसियान। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। उसके बाद है देखिए अगला, वो है आपको एशियाई क्षेत्रीय मंच, इसको हम लोग कहते हैं एआरएफ। क्या कहते हैं? एआरएफ, मतलब कि एशियन रीजनल फोरम। उसके बाद है आपको संघाई सहयोग संगठन, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एससीओ। क्या कहते हैं? एससीओ। अब देखो मेरे भाई, सबसे पहले कि सबका गठन जो होता है वो आपको कब होता है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ईयू, इसका जो स्थापना होता है 1992 में। क्या है? 92, मतलब कि यूरोप के जो आर्थिक समुदाय होता है उसका नाम बदलकर 1992-93 में यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। फिर आपको आसियान, इसका जो गठन होता है 1967 में, 8 अगस्त 1967 को। उसके बाद है एशियन रीजनल फोरम, इसका जो गठन होता है 1994 में। क्या है? 1994 में। और एससीओ जो है ये आपको 2001 में जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको बनता है। तो कह रहा है कि इसमें से भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान जो है वो आपको प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, एशियन रीजनल फोरम में, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर कहेंगे तो आपको सी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है
कि ये जो आप देख रहे हैं यूरोपीय संघ, इसमें सदस्य राष्ट्र कितने हैं? तो देखिए यूरोपीय संघ में अभी जो सदस्य राष्ट्र है वो आपको कितने हैं? वो आपको यानी कि 27 है। और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है मतलब आसियान, तो आसियान में जो सदस्य की संख्या है वो आपको 10 है। तो कभी कभी ये सभी पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा कि आसियान में सदस्य कहेंगे तो आपको 10 सदस्य देश है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ में कहेंगे तो वो आपको 27 है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इसे देख लीजिएगा। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, और आप लोग अपना फीडबैक है जरूर देंगे कि आपको क्लास कैसी लग रही है। चलिए 8 में क्या कह रहा है मेरे भाई कि भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो है कब किया? ऑप्शन ए कह रहा है 1971, 1974, 1980, 1998। तो अभी बताए थे कि भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण जो किया था 1998 में। कहां से किया था? तो राजस्थान के पोखरण से किया था, ठीक है ना। और इस परमाणु परीक्षण का जो कोड था वो आपको क्या था? तो साथियों इसका कोड था शक्ति 98। क्या कोड था? शक्ति 98। और एक चीज याद रखिएगा, यह एनटीपीसी 2016 का जो है पूछा गया क्या है कि आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस समय जो भारत के क्या के वैज्ञानिक सलाहकार जो थे वो आपको कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और प्रधानमंत्री जो उस समय थे वो आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है ना। और इस प्रकार से भारत जो है आपको एक परमाणु संपन्न राष्ट्र जो है, ठीक है ना, आपको काफी मजबूती से बना था। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको देख लेना है। पहला परमाणु परीक्षण कहेंगे तो वो आपको 1900 कितना में जानते हैं? तो आपको 74 में। और यह भी राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो उम्मीद है मेरे भाई कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो 8 का आंसर समझ गए। चलिए अब चलते हैं 9 में क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने इस समझौता पर हस्ताक्षर किए, थोड़ा देर पहले बताए थे। तो देखिए कह रहा है 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, तो इंदिरा गांधी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 1963 की पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इस पर भी उन्होंने क्या किया था कि आपको मतलब सिग्नेचर नहीं किए थे। 1966 का ताशकंद समझौता, इस पर भी क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना 1972 का शिमला समझौता। और इसी समझौता पर इंदिरा गांधी जी क्या करते हैं कि आपको हस्ताक्षर करते थे। ये सब बात आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है, ये बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं 1960 का सिंधु नदी जल समझौता, इस पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग आधुनिक भारत का क्या कहते थे? आपको निर्माता कहते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। उसके बाद है 1963 की पाक्षिक परीक्षण जो परमाणु संधि है, इस पर भी जो हस्ताक्षर किए थे वो आपको पंडित नेहरू, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो आपको पंडित नेहरू जी थे। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और इस परीक्षण के तहत क्या था जानते हैं कि आपको भूमिगत परीक्षण की जो थी वो आपको छूट दी गई थी। उसके बाद है ताशकंद समझौता, इस पर जो हस्ताक्षर करते हैं वो आपको कौन करते हैं? तो आपको लाल बहादुर शास्त्री जी। और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको ताशकंद यानी कि विदेश में ही आपको क्या होता है रहस्यमय परिस्थिति में हो जाती है। और यह हस्ताक्षर जो करते हैं ताशकंद समझौता पर। तो देखिए 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है साथियों वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 में क्या करा है, एशियाई क्षेत्रीय मंच मतलब कि ARF क्या है? ARF का जो संबंध है क्या है? संबंध है, ठीक है ना, किस संगठन से है? देखिए ऑप्शन ए करा है यूरोपीय संघ, दक्षेस क्या है? दक्षेस। उसके बाद है उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, क्या है? मुक्त व्यापार समझौता मतलब नाफ्टा। उसके बाद है आपको आसियान। तो देखिए इसको संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं EU। क्या कहते हैं? EU। दक्षेस को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं आपको सार्क। क्या कहते हैं? सार्क। उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, इसको जो हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वो आपको नाफ्टा। क्या कहते हैं? नाफ्टा कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस प्रकार से नाफ्टा हो गया। और ये जो है आपको आसियान थे, इसको जो है क्या कहते हैं हम लोग? तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन बोलते हैं। तो देखिए तो कह रहा है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच जो कि 1994 में क्या होता है कि आपको स्थापित होता है, इसका जो संबंध है मेरे भाई वो आपको किससे है जानते हैं? तो यह जो है आपको आसियान से। किससे है? आसियान से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से कुछ राज्य की बात आपको बताते हैं। जैसे देखिए आसियान, तो आसियान में जो सदस्य राष्ट्र है अभी बताए थे कि वो आपको 10 है। कितने हैं? 10 है। इसको आपको याद रखना है। देखिए नाफ्टा क्या है? नाफ्टा याद रखिएगा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये भी आपको बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 देश आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक आपको अमेरिका, अमेरिका के अलावा जो हो जाएगा कनाडा, क्या है? कनाडा। और एक है साथियों मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। तो नाफ्टा में 3 देश कौन कौन हो गया? तो देखिए अमेरिका, कनाडा और आपको मैक्सिको। उसके बाद है सार्क। सार्क में सदस्य राष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो आपको 8 है। EU में कहेंगे सदस्य राष्ट्र तो आपको 27 है। अब देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये जो यूरोपीय संघ है साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो आपको ब्रुसेल्स में है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए।
चलिए दक्षेस का मुख्यालय कहेंगे तो ये आपको काठमांडू में है। कहाँ है? काठमांडू में। तो ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद है ये जो आपको नाफ्टा है, तो इसके मुख्यालय के बारे में एग्जैक्ट जो है आपको नहीं बताता है। चलिए आसियान का जो मुख्यालय है वो आपको जकार्ता में है। तो यहाँ से क्या देखें हम कि जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है, उस सब का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है डी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए 11 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अपना फीडबैक जरूर देंगे। देखिए क्या कह रहा है कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य कौन नहीं है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इसके बाद है आपको श्रीलंका। तो देखिए तो इसमें जो आसियान का सदस्य नहीं है वो आपको श्रीलंका नहीं है। तो यहाँ से एक बात आती है कि आसियान के राष्ट्रों को हम लोग कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे, कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो साथियों आसियान के सदस्य देशों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए उस ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आप लोग फिल्म देखने जाते हैं, क्या है, फिल्म देखने जाते हैं नहीं, और फिल्म देखने के बाद क्या कहते हैं कि भाई साहब उस फिल्म का हम लोग रिव्यू करते हैं, लोगों को फीडबैक देते हैं, क्या यार यह फिल्म जो था इतना शानदार था, ठीक है ना, पैसा जो है इसमें का पूरा जो है वसूल हो गया नहीं, इस प्रकार से बहुत सारी बात करते हैं। तो फिर कुछ लोग पूछेंगे कि भैया इसमें हीरो कौन था, क्या है, हीरो कौन था, ठीक है ना। तो देखिए इसी प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि हम लोग एक फिल्म देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, उस फिल्म का नाम है इस, क्या नाम है, इस। तो याद रखिएगा इस, ठीक है ना, क्या है, इस। कौन है, तो आपको फिल्म, क्या है, फिल्म, याद रखिएगा क्या है, तो इस फिल्म। देखिए फिल्म पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना, इस फिल्म में क्या है, में कथा भी, क्या है, कथा भी, क्या जानते हैं, तो आपको ब्रुनेई है, क्या है, ब्रुनेई है। याद रखिएगा कि इस फिल्म में कथा भी ब्रुनेई है। अब हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो देखिए जरा सा इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्या है, चर्चा करते हैं। तो देखिए ई से जो हो जाएगा आपको इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है आपको स से याद रखिएगा सिंगापुर, क्या है, सिंगापुर। उसके बाद फ से मेरे भाई हो जाएगा आपको फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस। उसके बाद जो है ल से यह हो जाएगा आपको लाओस, क्या है, लाओस। इधर जो है म से तो हो जाएगा आपको मलेशिया, क्या हो जाएगा, मलेशिया। उसके बाद जो है में से ये हो जाएगा आपको म्यांमार, क्या है, म्यांमार। और क से जो जाएगा वो आपको कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। और इधर जो देख रहे हैं था से ये हो जाएगा आपको थाईलैंड, क्या है, थाईलैंड। और इधर जो देख रहे हैं वी से ये हो जाएगा आपको वियतनाम, क्या है, वियतनाम। तो मेरे भाई आसियान में कितने सदस्य राष्ट्र है, तो आपको 10। तो यहाँ से कह रहा है कि नीचे के देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है। इस प्रकार से आप इसको ट्रिक को याद रखिएगा, सारा चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए तो 11 का राइट आंसर मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बताइएगा जहां भी दिक्कत हो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको बात करेंगे। चलिए देखिए तो बड़ा इजी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये सब जो है कंपटीशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो देखिए तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए कह रहा है परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना। तो ये नहीं होगा, क्योंकि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना इसका अर्थ होता है कह रहा है कि विश्व के किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, तो ये नहीं है। मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यह गुट निरपेक्षता की नीति की बात हो रही है शीत युद्ध काल में। तो शीत युद्ध काल में जो आपको स्वतंत्र राष्ट्र था, ठीक है ना, जो नए नए जो आपको आजाद हुए देश थे वो सब ना अमेरिकी गुट में गया नहीं, वो आपको सोवियत संघ के गुट में गया और वह स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था। ऐसे ही देश को कहा गया कि आपको गुट निरपेक्ष देश। और इसे क्या है कि जो अन्य देश सब था वो आपको तीसरी दुनिया का देश कहकर इसको क्या किया था कि आपको उपहास उड़ाया था। तो भारत का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं गुट निरपेक्षता, तो इस गुट निरपेक्षता की नीति को रखने में जो सबसे अहम भूमिका अदा किया था वो कौन किया था। तो देखिए तो गुट निरपेक्षता की नीति को रखने में सबसे अहम भूमिका भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो, घना के एन क्रुमा, कर्नल नासिर, इसके अलावा आपको जोसेफ टीटो, मार्शल टीटो, ये लोग ऐसे लोग हैं जो गुट निरपेक्षता की नीति को रखने में अहम भूमिका जो थे आपको अदा किए थे। तो ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब चलते हैं 13 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। देखिए हम एग्जाम के व्यू से ही इसका सारा का सारा जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का आज कमेंट था कि सर अब एग्जाम में 60 नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे जिसमें से 50 का आंसर देना है। तो देखो बाबू अभी ऐसा कोई भी जो है
आपको ऑफिशियल नोटिस जो है नहीं आया है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएंगे, जब तक हम क्या करेंगे कि उस पर भरोसा नहीं करेंगे कि हो सकता है कि मार्केट का अफवाह है। देखिए, जितना क्वेश्चन पूछा जाए, मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, ठीक है ना। अगर आप मेरे हर एक क्लास को देखे हुए हैं, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी आएगा, वो आपको नहीं छूटेगा, आपसे वादा रहा। अगर आप शिद्दत से पढ़े हैं तब देखिए क्या करा है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था। क्या है? पंचशील का उल्लंघन किया था। तो देखिए, ऑप्शन कह रहा है चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तो होगा नहीं, डाउट है हमें, चीन और पाकिस्तान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? तो आपको चीन। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो पंचशील है, ये आपको हुआ कब था? तो देखिए, यह पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1900 कितना को होता है जानते हैं? 54 को होता है। किस मुद्दे को लेकर? तो तिब्बत के मुद्दों को लेकर। तो इस पे क्या होता है कि चाइना हमारे साथ छल करता है और 1962 में इस समझौता का उल्लंघन करके वो हम पर क्या कर देता है कि आपको अटैक कर देता है। लेकिन हम अपनी कुछ नीतियों के कारण उस युद्ध को क्या हो गया कि आपको हार गए। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चीन की राजधानी याद रखिएगा बीजिंग, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, फ्रांस का पेरिस, संयुक्त राज्य अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। चलिए 14 में क्या करा है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई क्या है? 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों, ये जो शिमला समझौता है, इस पर जो हस्ताक्षर होता है ना, जुल्फिकार अली भुट्टो और आपको इंदिरा गांधी के बीच में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, यह इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएंगे। और जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिए, करा अटल बिहारी वाजपेयी और चीन के प्रधानमंत्री, तो ये होगा नहीं। चलिए, जवाहरलाल नेहरू और कोसोजिन, ये भी नहीं होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एक ऐसे बदनसीब राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जिनको सबसे पहले 1977 के जो आम चुनाव था उसमें धांधली के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में जो होता है 1979 में इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है ना। और इनके सबको जो होता है जानते हैं कि बीच चौराहे पर लटकाकर इनके गुप्तांग को जो था वो आपको काट लिया गया था। तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में एक राष्ट्रपति का जो है इस प्रकार से जो होता है आपको सम्मान किया जाता है, ठीक है ना। कितनी शर्म की बात है, ठीक है ना। हम अपने आप में प्राउड फील करें कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में जो है आपको दुनिया के सबसे जो खूबसूरत शासन है वो आपको क्या है कि आपको स्थापित है, ठीक है ना। तो हमें अपने इंडिया पे जो है आपको फक्र करना चाहिए। तो 14 का जो राइट आंसर है वो आपको ये हो जाएंगे। चलिए 15 में क्या कह रहा है मेरे भाई, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो बताया था कि 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण जो भारत ने किया था वो आपको पोखरण में किया था। और ये पोखरण जो है जैसलमेर जिला में है। और इस परमाणु परीक्षण के बारे में हम चर्चा किए हुए हैं पहले से, इसलिए इस पर ज्यादा समय जो है आपको नहीं मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं सुनिए। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कारगिल युद्ध होता है 1999 में होता है, ठीक है ना। और इस कारगिल युद्ध में जो विजय होती है वो आपको किसकी होती है? भारत की। इसीलिए 26 जुलाई को जो होता है ना, याद रखिएगा कि हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है जानते हैं? इस 26 जुलाई को हमारे यहाँ कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। और इसी में क्या है कि एक कैप्टन थे, ठीक है ना, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन पर एक मूवी आया था शेरशाह। क्या है? शेरशाह, ठीक है ना। वो कैप्टन विक्रम बत्रा का एक नारा था, ये दिल मांगे मोर। क्या है? एक दिल मांगे मोर, ठीक है ना। कारगिल युद्ध के दौरान ये देते थे, मतलब दिए थे नारा। और 1999 में ही कैप्टन विक्रम बत्रा को जो है मरणोपरांत जो है परमवीर चक्र से जो था वो आपको सम्मानित किया गया था। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कारगिल युद्ध, इस दौरान भारतीय सेना ने कुछ ऑपरेशन चलाए थे। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो आपको ऑपरेशन सफेद सागर। क्या है? ऑपरेशन सफेद सागर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कारगिल युद्ध के दौरान सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? ऑपरेशन सफेद सागर। फिर एक याद रखिएगा ऑपरेशन क्या कहेंगे कि आपको विजय। क्या है? ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। उसके बाद है आपको ऑपरेशन तलवार। क्या है? ऑपरेशन तलवार। तो देखो मेरे बाबू, ये सारे चीज जो है वो आपको क्या जानते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान जो है शुरू किए गए भारतीय सेना का ऑपरेशन है। तो देखिए, तो भारतीय सेना के किस अंग का कौन सा ऑपरेशन है यह जान लेते हैं। तो देखिए, ऑपरेशन सफेद सागर ये आपको वायुसेना ने चलाया था, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय यह भारत के जो थल सेना है उस थल सेना ने चलाया था। ऑपरेशन जो विजय है, सॉरी, ऑपरेशन विजय कहते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन तलवार दे दीजिए, नहीं तो दोनों जो हो जाएगा सेम चीज हो जाएगा, ठीक है ना। ओह भाई, मिट जाओ, क्यों भाग रहे हो सिमरन? हाँ, चलिए आ जाइए, सिमरन को हम मना लिए। आ जाइए, ऑपरेशन विजय। क्या है? ऑपरेशन विजय। देखो फिर बार बार विजय याद आ रहा है। चलो भाई, देखो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा जानते हैं? तो आपको तलवार। क्या है? तलवार। देख लीजिए, तो ये जो ऑपरेशन तलवार है ना, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो देखिए, तो ये आपको क्या कहते हैं कि आपको जो हमारा नौसेना है, क्या है? नौसेना,
इसी नौसेना के द्वारा यह चलाया गया था। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। इस देखिए, हालांकि ये सब कंपटीशन में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको कंपटीशन है, क्या है, कंपटीशन लेवल का है, ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो बाद में। तो देखिए, तो ऑपरेशन सफेद सागर कौन चलाया, वायुसेना। ऑपरेशन विजय, थल सेना। ऑपरेशन तलवार कौन चलाया था, नौसेना। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 17 में क्या करा है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है कि ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर हुआ था। तो जस्ट ताशकंद समझौता के बारे में बताए थे। तो ताशकंद समझौता पर आपको क्या था कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति जो होता है जनरल अयूब खां, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हस्ताक्षर करते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको कहिएगा कि सर जी अगला नहीं बता रहे हैं, क्यों। तो देखिए, तो इस पर हम बहुत ज्यादा चर्चा किए हुए हैं, इसलिए इसको नहीं बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं 18 में। क्या कह रहे हैं कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था। तो आपको पता है कि शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी, ठीक है ना, और आपको जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में जो है हस्ताक्षरित हुआ था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1972। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए शिमला समझौता को क्या कहते हैं, अभी बताए थे। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए समझौता को शिमला समझौता कहते हैं। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लोगे, ठीक है ना। जैसा भी पूछा जाए, शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। तो इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद जो है यह समझौता आपको हुआ था। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए मेरे भाई, आपको उसको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 20 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है 1965, 1966, 1975, 1976। तो देखिए, तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु होती है ना ताशकंद में, जब वो समझौता करने जाते हैं, ठीक है ना, 10 जनवरी 1966 को समझौता करते हैं, और 11 जनवरी 1966 को उनकी क्या हो जाती है कि आपको रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु कैसे हुई आज भी यह आपको एक रहस्य है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय क्या हुआ था कि आपको एक नारा दिया गया था, जय जवान और जय किसान का, इसे आपको याद रखना है। 1975 में इंदिरा गांधी जो है आपको कथित आंतरिक गड़बड़ी का बहाना देकर आपातकाल लगवाई थी। 1976 में जो है आपको 42वां संविधान संशोधन होता है। तो साथियों ये सभी चीज आपको याद रखना है कि 42वां संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 1976 में। 1975 में क्या हुआ था, तो कहेंगे आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है आपको इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको आपातकाल लगवाई थी, और यह आपातकाल की घोषणा कौन किए थे, तो आपको फखरुद्दीन अली अहमद ने। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे, सॉरी सी कहते हैं मेरे भाई, यह आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपको बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको आपको बढ़िया से देख लेना। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपकी समस्या का हम समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और साथियों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। और अपने अधिक से अधिक साथियों को भी सूचित कर दे कि क्लास जो है प्रतिदिन आपको 9:30 बजे से चलती है। ये सारे सूचना जो है आप अपने दोस्तों को दे दे। चलिए अब चलते हैं 21 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मैकमोहन रेखा जो है आपको क्या है। तो साथियों कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की क्या है कि आपको सीमा रेखा है। चीन व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, भारत व चीन के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपको बताए थे कि मैकमोहन रेखा जिसका निर्धारण 1914 में शिमला में होता है, ठीक है ना। और यह मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच क्या है, स्थित है। तो 21 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 22 में। क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था। क्या है, एफ्रो एशियाई सम्मेलन, या इसी को कहते हैं हम लोग बाडुंग सम्मेलन। क्या कहते हैं, बाडुंग सम्मेलन, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ये जो बाडुंग है ना वो है कहाँ, तो ये आपको इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर जो है वो आपको स्थित है। ये जो एफ्रो एशियाई सम्मेलन है साथियों, इसमें आपको 29 राष्ट्र जो थे वो आपको हिस्सा लिए थे, और इस 29 राष्ट्र में 23 एशिया के थे और 6 जो थे वो आपको अफ्रीका के थे। इस बाडुंग सम्मेलन के महत्व को आप ऐसे समझिए, 1961 में जो गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन बना था उसमें क्या है कि आपको एफ्रो एशियाई सम्मेलन की सबसे बड़ी भूमिका है। इसी सम्मेलन में क्या होता है कि आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव जो होती है वो आपको पड़ती है। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 23 में। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि भारत व चीन के बीच
पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, भारत और चीन के बीच में जो पंचशील समझौता है उस पर हस्ताक्षर होता है 1954 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1953 है, तो 1953 में जरा सा जान लीजिए कि आपको राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। यह कब बनता है बताइए तो? ठीक है, आपको 1953 में। चलिए 1952 में एनडीसी का गठन होता है, मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद का। 1950 में जो है हमारा जो संविधान होता है वो आपको क्या होता है, ये आपको लागू होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान जो है पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो क्या कहिएगा? 26 जनवरी 1950 को। तो जैसा भी आपके एग्जाम में आए प्रश्न, आपको देख लेना पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? तो देखिए भारत और चीन के बीच। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी कई सारा क्वेश्चन जो होता है आपको छिपा होता है, बस आपको तनका सा दिमाग लगा देना। क्या है? दिमाग लगा देना है, ठीक है ना। दिमाग को इसे रखकर भी क्या कीजिएगा, इसको लगाना है, ठीक है ना। बस ये जो 4 महीने का समय बचा हुआ है, ठीक है ना, उस 4 महीने के समय में आपको बढ़िया से दिमाग लगाना है ताकि आपका जो है मार्क्स काफी बेहतर आ सके, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बिहार के एग्जाम में आपको मार्क्स का भी काफी ज्यादा जो होती है वो आपको भूमिका होती है। आगे देखिए 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो साथियों 1962 में भारत का जो है ना वो आपको किसके साथ युद्ध हुआ था जानते हैं? तो आपको 62 का है, तो मेरे भाई 62 में कहेंगे तो आपको चीन के साथ। किसके साथ? चीन के साथ। लेकिन इसी में पूछ देंगे कि बताइए पाकिस्तान के साथ 1947, 1965, 1971, 1999। और चारों युद्ध में जो है पाकिस्तान की हार होती है। तो पाकिस्तान समझ चुका है कि हम भारत से अब नहीं जीतेंगे, इसीलिए क्या करता है कि समय समय पर हमारे यहाँ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। जैसे देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है दुनिया का, ठीक है ना, जो आप कह सकते हैं कि आप है मुझे मार, ऐसी वाली कहानी है, ठीक है ना। वो बार बार जो है भारत को क्या कहता है कि आपको छेड़ता है, और भारत जो है अब बार बार घर में घुसकर उसको क्या करता है कि आपको मारता है, ठीक है ना। तब यह पहले जैसी भारत जो है वो आपको नहीं रही, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वह अब आपको आक्रामक हो चुकी है। क्या है? आक्रामक हो चुकी है। लेकिन वो केवल पाकिस्तान के लिए। क्या है? पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए नहीं, ठीक ना। क्योंकि चाइना में जो है आज भी हमारे गलवान घाटी में जो है वो आपको घुसा हुआ है, लेकिन इस पर जो अभी तक सही रिपोर्ट जो है प्रकाशित नहीं हो पाई है। तो देखिए तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम तुलना भी उसके साथ करते हैं जिसका हमारे सामने कोई वजूद नहीं है। देखिए हमको तुलना करना चाहिए किससे? चाइना से। आज वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है ना, पूरी दुनिया में जो है उसके सामान बिकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए क्या है, ठीक है ना। तो हमें चाइना से तुलना करना चाहिए कि हम चाइना के आगे कहाँ टिक रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी तुलना किससे होती है? पाकिस्तान से। बड़ी शर्म की बात है, ठीक है ना, जहाँ आटा तक खाने के लिए नहीं है। बताइए अगला कह रहा है कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो साथियों भारत चीन युद्ध जो होता है ना 1962 में। राइट हो गया यह आंसर ए, ठीक है ना। चलिए 1964 में देखते हैं। तो आपको 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु होती है। 1966 में 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु होती है। 1968 में जो होता है आपको एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, इस पर हस्ताक्षर होते हैं। 70 में यह प्रभावी होता है, 1970 में। तो जैसा भी प्रश्न पूछे आप इसे देख लीजिएगा। चलिए 26 में क्या करा है इस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए अरे भाई साहब हो जाओ 26। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा इसको जो होता है ना टच बढ़िया से करना होता है, ठीक है ना। प्यार प्यार से टच करते हैं, ये मानता ही नहीं है। देखो कह रहा कि ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? का ताशकंद समझौता होता है कब? 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच, जिस पर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री जी हस्ताक्षर करते हैं। तो उस समय जो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व जो कर रहा होता है ना वो आपको कोसिजिन को कर रहा है। कोसिजिन देखिए स्टालिन 1953 में ही क्या होता है, इस दुनिया को अलविदा कह देता है। ये तो होगा नहीं, पुतिन का दौर अभी है, इसलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। तो देखिए तो कुछ ना आपको दिमाग जो है अपनों से लगाना है, ठीक है ना, कि हाँ कहाँ पे क्या आंसर होगा। ये नहीं कि पूरा पूरा जो है भाई सब रट के गए और थोड़ा सा क्या होगा ऑप्शन चेंज कर दिया तो हम गड़बड़ा गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास जो है अच्छे से जो है आपको रणनीति होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, ठीक है ना। चलिए 27 में, और जहां ही दिक्कत होगी आप हमें बताइएगा, हम सारे चीजों का जो समाधान करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि 1965 और 71 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो साथियों 1965, 71, 99, 47 इस सब में जो है पाकिस्तान के साथ जो है हमारा युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हमारा चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ था। बाकी श्रीलंका के साथ हमारा कोई युद्ध हुआ नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो है हमारा कोई युद्ध हुआ नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब बांग्लादेश का उदय भी जो है इंदिरा गांधी की देन है, ठीक है ना। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जब हम पाकिस्तान को हराए तब पाकिस्तान का ये जो पूर्वी हिस्सा है वो आपको क्या बना? बांग्लादेश बना। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये जो देख रहे हैं बांग्लादेश, ठीक है ना, तो बांग्लादेश के
जो निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो आपको शेख मुजीबुर रहमान ने निभाए थे, और यह बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। 15 अगस्त 1975 को इनकी हत्या कर दी जाती है। तो जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आपको उसे देख लेना है। चलिए 38 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है बाबू कि किस देश के प्रभुत्व में एक ध्रुवीयता कायम हुई थी। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है रूसी संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, क्योंकि आपको पता होगा कि 1946 से क्या है, 1946 से मतलब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होती है। 1946 से 1991 तक जो है पूरे दुनिया में जो होता है दो देशों का वर्चस्व होता है। देखिए एक तरफ आपको क्या होता है यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ, और एक तरफ जो होता है आपको अमेरिका यूएसए। लेकिन क्या होता है कि 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन होता है, और इसके विघटन के बाद सोवियत संघ जो होता है 15 खंडों में बंट जाता है, और उसके बाद पूरे दुनिया पर जो होता है वो आपको अमेरिका का वर्चस्व जो होता है वो आपको स्थापित हुआ है। और आज तक भी है कि पूरी दुनिया में जो है अमेरिका का ही वर्चस्व जो है वो आपको स्थापित है। देखिए हम लोग भले ही कहते हैं कि हम लोग अमेरिका के बराबर है, क्या है बराबर है बाबू, कभी भी हम अमेरिका के बराबर जो है नहीं हो सकते हैं। कारण क्या है कि आज भी देखते हुए अगर हम उसके मुद्रा से तुलना करते हैं तो हमारा जो है 84 या 83 रुपया जो है वो आपको उसके $1 के क्या है कि आपको बराबर है, ठीक है ना। तो अमेरिका हमसे जब 200 वर्ष लगभग पहले आजाद हुआ तो वो हमसे 200 वर्ष क्या है कि अभी से भी हुआ आपको आगे। जब हमारी आय बढ़ेगी तो उसकी आय थोड़ी कम होगी, उसकी भी तो आय बढ़ेगी, ठीक है ना। हमसे हमारे देश से अच्छे आईटी प्रोफेशनल जो है उसके यहाँ निवास करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हमसे क्या रहेगा कि आपको आगे रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो है आपको आईटी जो प्रोफेशनल होते हैं उनको क्या होता है कि अच्छे से प्लेटफॉर्म जो है मुहैया नहीं कराया जाता, इसीलिए लोग सब क्या होता है कि आपको विदेश भाग जाते हैं। तो देखिए तो आज भी अमेरिका का वर्चस्व है, आज भी 750 से अधिक जगहों पे जो है अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डे जो है वो आपको स्थापित है, क्या है स्थापित है, जो इसके क्या जानते हैं कि एक ध्रुवीयता शक्ति का क्या है कि आपको परिचायक है। हाँ एक चीज हम कह सकते हैं कि अभी इसको चाइना जो है थोड़ा बहुत क्या कर रहा है कि आपको चुनौती दे रहा है। तो 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए तो चीन जो है 1962 में भारत पर क्या करता है कि आपको आक्रमण करता है। तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ डेट है उसको बता देते हैं। पीटीबीटी पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी, इस पर हस्ताक्षर कब होता है 1963 में। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला जो सम्मेलन होता है नेम या पहला सम्मेलन वह कब होता है 1961 में। यानी नॉन एलिग्नेड मोमेंट 1960 में जो होता है वो आपको ओपेक क्या है, ओपेक का जो होता है वो आपको गठन होता है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। तो जैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 30 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है बाबू कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 1970, 1971, 1972, 1973। तो देखिए तो बांग्लादेश का जो उदय होता है 1971 में। 16 दिसंबर 1971 को जो होता है जब युद्ध रुकती है तो वहीं से आपको बांग्लादेश क्या होता है कि आपको अस्तित्व में जो है वो आपको आता है। और बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से क्या होता था कि आपको जाना जाता था। इसकी राजधानी ढाका, मुद्रा ढाका, ये सब याद रखिएगा। तो 30 का राइट आंसर वो आपको भी हो जाएगा। चलिए और 1970 में परमाणु अप्रसार संधि जो होता है वो आपको प्रभाव में आता है। तो डेट सहित वाले प्रश्न को भी आपको याद रखना है। चलिए 31 में क्या कह रहा है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था। बताए थे कि भारत और चीन के बीच, जिसमें आपको भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था बीजिंग में। कब? तो आपको 29 अप्रैल 1954 को। तो ये सब बता दिए इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए आप चलते हैं आगे। क्या कर रहा है सुनिए, ये प्रश्न जो है बड़ा अच्छा है। देखिए क्या कह रहा है कि सही कथन और गलत कथन को जो है आपको पहचानना है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि निम्न में से उस कथन का चयन कीजिए जो भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सत्य है। तो देखिए कह रहा है कि भारत का परमाणु कार्यक्रम सदैव शांति से उन्मुख रहा है। तो ये गलत है भाई, क्योंकि हमारा जो परमाणु है कार्यक्रम वो हमेशा जो है शांति के लिए, क्या है शांति के लिए। हम शांति का कभी विरोध नहीं किए, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्पष्ट करना था कि हम क्या कि परमाणु का जो प्रयोग है वो तभी करेंगे जब हमारे क्या कि अखंडता एकता को क्या हो कि आपको खतरा हो, हमारी संप्रभुता को खतरा हो। अगर कोई देश हम पर अटैक करता है उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको अटैक करेंगे। तो हमने कभी भी क्या है कि शांति से अलग हटकर क्या है कि परमाणु कार्यक्रम का प्रयोग नहीं किया। भारत का परमाणु कार्यक्रम सीटीबीटी के पक्ष में, क्या है पक्ष में। तो ये भी कथन क्या है कि आपको बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारत, देखिए क्या कह रहा है कि भारत जो है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह मतलब एनएसजी, क्या है एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स, ठीक है ना, का सदस्य बनने के लिए क्या है कि आपको परिबद्ध है, क्या है परिबद्ध है। तो ये भी कथन जो है क्या है कि आपको सही है। लेकिन चाइना के विरोध के कारण क्या है कि हम आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स जो ग्रुप है उसमें हम क्या है कि आपको सदस्य नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है ना।
उसके बाद है भारत का परमाणु कार्यक्रम एशिया के छोटे देशों की मदद के लिए है, तो ये भी कथन क्या है कि आपको सत्य है। तो इसका जो 3 कथन है सत्य है, क्या है, सत्य है। देखिए कौन कौन, तो 2, 3 व 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। हालांकि अब ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या होगा कि किसी एक टॉपिक पर साथियों विशेष नॉलेज की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपको कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां आपको सरकारी नौकरी लेनी हो, और सरकारी नौकरी यूं ही नहीं मिलती है, आपको काफी ज्यादा क्या होगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो आपके बोर्ड एग्जाम से भी ज्यादा क्या है कि आपको भीड़ है। तो कहीं भी पढ़ते हैं कंपटीशन के व्यू से पढ़िए, ये नहीं कि हाँ टीचर बोले कि हाँ आप 12th पास कर लो उसके बाद कंपटीशन में जाना। भाई जब तुम्हारा घर का नींव ही कमजोर रहेगा तो क्या तुम 5 मंजिल के घर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। इसीलिए घर की जो नींव होती है वो आपको शुरू से ही क्या होती है कि आपको मजबूत रखी जाती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का सेंस समझ गए कि पढ़ना है तो सीधे से पढ़ना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। तो 32 का राइट आंसर क्या हो गया, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अब चलते हैं 33 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि शीत युद्ध के दौर में भारत दोनों खेमों अर्थात पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन में से किसी भी पक्ष में शामिल क्यों नहीं हुआ। मतलब शीत युद्ध काल में देखिए कि क्या है कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में क्या है कि आपको कई सारे क्या है कि आपको गुट बने। जो अमेरिका के नेतृत्व में गुट बना वो आपको पश्चिमी गुट था, सोवियत संघ के नेतृत्व में जो गुट बना वो आपको पश्चिमी गुट था। तो कह रहा है कि भारत इसमें से क्यों नहीं किसी गुट में शामिल हुआ। तो कह रहा है भारत दोनों खेमों से भयभीत था, तो ऐसा कुछ नहीं था। भारत किसी तीसरे खेमे के लिए क्या है कि आपको कार्य कर रहा था, क्या है कार्य कर रहा था, तो ऐसा भी नहीं था, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि भारत दोनों गठबंधनों से दूर रहना चाहता था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन डी पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अमेरिका व सोवियत संघ दोनों भारत के क्या थे कि आपको विरुद्ध थे, तो ऐसा भी नहीं, क्या है ऐसा भी नहीं था, ठीक है ना। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। देखिए अमेरिका की तरफ से भी हमें प्रपोजल मिला और सोवियत संघ की तरफ से भी हमें क्या मिला कि आपको प्रपोजल मिला, ठीक है ना। तो 33 का आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 34 में करें कि निम्न में से कौन सीटीबीटी का, ठीक है ना, सही पूर्ण रूप है। तो देखिए तो सीटीबीटी का जो सही पूर्ण रूप है वो क्या है समझते हैं। तो देखिए करा है कि सही परीक्षण प्रतिबंध सिद्धांत, ठीक है ना। उसके बाद है पूर्ण परीक्षण प्रतिबंध संधि, उसके बाद है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसका राइट आंसर यही होगा कंप्रहेंसिव टेस्ट। देखिए क्या हो जाएगा सी से कंप्रहेंसिव, टी से हो जाएगा टेस्ट, बी से हो जाएगा बैन, टी से हो जाएगा ट्रीटी। यानी कि कंप्रहेंसिव बैन मतलब कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, यह आपको 1996 में होता है। और इसमें क्या होता है कि परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित कर दिया जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 34 नंबर प्रश्न, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 35 में देखिए 35 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि भारत ने एनपीटी, क्या है एनपीटी के अनिश्चितकालीन विस्तार का विरोध किया तथा एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है। अनिश्चितकालीन विस्तार इसका कब किया गया था, 1995 में। तो भारत इसका क्या किया था, विरोध किया था कि भाई क्यों यह विस्तार किया जा रहा है। उसके बाद है भारत इन संधियों को भेदभावपूर्ण मानता था। सही बात है, क्या है भेदभावपूर्ण मानता था, क्योंकि यह संधि जो थी 5 बड़ी महाशक्तियों के अतिरिक्त किसी को जो है आपको ऐसी शक्ति देना नहीं चाह रहा था। तो देखिए तो कह रहा है पहला ऑप्शन कि कथन ए, क्या है कथन ए व कारण आर दोनों सही है। बिल्कुल सही है, ए भी सही है और आपको आर भी सही है। कह रहा है कि आर क्या है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, तो बिल्कुल सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। ताकि हमें लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। देखिए तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला चीज है कि आपको इसको बढ़िया से याद रखना है सारे चीजों को, ठीक है ना। चलिए 36 में क्या कह रहा है कि भारत के पाकिस्तान का साथ संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारा संबंध है उसमें क्या गलतियां। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच में संबंध में हमेशा उठापटक जो है आपको होता रहता है। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर किए, जो विभिन्न संघर्ष मतलब सैन्य संघर्ष के क्या है कि बावजूद अस्तित्व में। बिल्कुल सही है, क्या 1960 में यह आपको समझौता हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों ने पुनः उनके परिवारों तक पहुंचाने के लिए एक साथ काम किया था। बिल्कुल सही है। नेहरू लियाकत समझौता के बारे में आप लोग जानते होइएगा। क्या इसके तहत जो है भारत के व्यक्ति पाकिस्तान के व्यक्ति जो है अपने क्या जानते हैं कि जो मतलब उस शरणार्थी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए एक साथ काम किया था, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान ने आतंकवाद के विरुद्ध कार्य करने के लिए एक मैत्री पर हस्ताक्षर किया था। तो यही गलती है भाई, पाकिस्तान जो है ना वो आतंकवादियों का क्या है कि आपको केंद्र है। वहां जो होते हैं ना आतंकवादी जो होते हैं, अपने यहाँ जैसे गेहूं पैदा होता है वहां पर आपको क्या होता है कि आपको आतंकवादी पैदा होता है, ठीक है ना। तो भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मतभेद का कारण जो है वो आपको आतंकवादी है। उसके बाद कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही है। इसका जो गलत ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन नंबर सी है। तो ऐसे भी आपको सारी चीज आपको याद रखना है। चलिए 37 में क्या कह रहा है मेरे भाई
कि निम्न में से क्या भारत की विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। मतलब भारत की विदेश नीति क्या है, गुटनिरपेक्ष, ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है, गुटनिरपेक्ष। और इस गुटनिरपेक्षता की नीति को रखने में जो सबसे अहम भूमिका अदा किए थे वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कि निम्न में से क्या भारत की विदेशी जो नीति है का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है गुटनिरपेक्षता की नीति, तो यह क्या है, बिल्कुल है। सार्क के प्रति समान क्या है, सार्क के प्रति समान क्या है, समानता, ये भी है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के प्रति समानता, तो यह भी है। अब कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व के प्रति समानता, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भारत नहीं चाहता कि दुनिया जो हो वो आपको एक ध्रुवीय हो, वो चाहता है कि सब का क्या हो, मान सम्मान जो बराबर का हो, ठीक है ना, सभी देश जो है वो आपको विकास करे। तो 27 कहते हैं 37 का राइट आंसर वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 38 में कह रहा है कि निम्न में से इसके परिणाम स्वरूप एक नया देश जो है अस्तित्व में आया था। तो देखिए, तो एक नया देश जो अस्तित्व में आया था ना, भारत पाक युद्ध 1971 के बाद, और वो नया देश कौन बना था जानते हैं, बांग्लादेश। कौन बना था, बांग्लादेश। तो देखिए क्वेश्चन को घुमा दिया गया, कुछ नहीं है, क्वेश्चन को क्या किया गया है कि आपको घुमाया गया है। तो मेरे भाई 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए 39 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो साथियों ये जो बगदाद संधि है ना, इस पर जो हस्ताक्षर होता है 1955 में, कितना में, 1955 में। और इस बगदाद संधि से क्या होता है कि आपको 1959 में जो होता है वो आपको इराक जो होता है क्विट कर लेता है। क्या है, क्विट कर लेता है, मतलब यह हट जाता है। तब इसी का नाम जो पड़ता है जानते हैं, सेंटो पड़ता है। क्या पड़ता है, सेंटो। तो समझ जाना कि ये जो बगदाद संधि है इसका नाम सेंटो कब पड़ता है, 1959 में, जब इससे इराक अलग हो जाता है उसके बाद। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको यानी कि सी हो जाएगा। और इस बगदाद संधि में कौन सा मिलता था आपको, हमारा पड़ोसी राष्ट्र एक पाकिस्तान है, वो भी इसमें क्या था कि आपको शामिल था। तो सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और यह एक सैन्य गठबंधन था, ठीक है ना, जिसका उद्देश्य था कि आपको जो एशियाई देश सब है उसमें जो है साम्यवादी प्रसार को क्या करना है कि आपको रोकना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न और क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है 2005, 1972, 2008, 1968। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 बताए थे। और यह जो संधि होती है ये आपको अस्तित्व में कब आती है, तो याद रखिएगा यह जो अस्तित्व में आती है 1968 में, ठीक है ना, सॉरी हस्ताक्षर होता है 1968 में। और आपको ये जो प्रभाव में आता है वो आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो 70 में। तो याद रखिएगा कि संधि अस्तित्व कहेंगे, क्या कहेंगे, अस्तित्व में कब आया, 1968। प्रभाव में बोलेंगे कब आया, तो ये आपको 1970। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में आप इन चीजों को बढ़िया से देख लोगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, क्या कह रहा है 41 नंबर। और आपको क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। और बार बार कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। तो पूर्व की ओर देखो नीति जो है 1991 में, ठीक है ना, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया गया था। पीवी नरसिम्हा राव, इन्हीं को भारत में श्रेय जाता है आपको नई आर्थिक नीति शुरू करने का। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि नई आर्थिक नीति शुरू करने का श्रेय भारत में किसे जाता है, पीवी नरसिम्हा राव को। इसी में पूछेंगे कि भारत में उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो इस सब बात आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिए थे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से क्या है कि आपको संबंधित है। तो देखिए तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इसके तहत क्या था कि जो भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के देश था उसके तरफ क्या करना था कि आपको अच्छे संबंध बनाना था, उससे सहयोग स्थापित करना था। तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 42 में क्या कह रहा है बाबू समझते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने, ठीक है ना, नो फर्स्ट यूज नीति, ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था ना उसमें पहले क्या था कि नो फर्स्ट यूज था, मतलब कि आप हम पर अटैक कीजिएगा तब ये करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं नरेंद्र मोदी वो कहते हैं किस पे हमें विचार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। तब ना देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान है अब हमें परमाणु बम की धमकी नहीं देता, नहीं तो बात बात पे परमाणु बम की धमकी देता है। हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह बोल चुके हैं कि भारत जो है अब नो फर्स्ट यूज नीति के राह पर नहीं चलेगा। अगर हमारी संप्रभुता एकता अखंडता को खतरा होता है तो हम आपसे पहले क्या करेंगे कि परमाणु अटैक करेंगे, ठीक है ना। तो 42 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। और ये जो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यह भारत के क्या है जानते हैं कि आपको सबसे अधिक समय तक आपको गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहने का जो है रिकॉर्ड इनके पास हो चुका है, तो याद रखेंगे। चलिए 43 में कह रहा है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि के अनिश्चितकालीन विस्तार का
विरोध कब किया था? अभी थोड़ा देर पहले बताए थे 1995 में। इसका क्या क्या था कि आपको विरोध किया था? क्यों? क्योंकि कह रहा था कि एनपीटी जो है उसका अनिश्चितकालीन विस्तार किया जाएगा, इसलिए। तो 43 का राइट आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं 44 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है सेंटो की स्थापना कब होती है? तो साथियों सेंटो की जो स्थापना होती है वो आपको 1955 में, लेकिन किस नाम से होता है? तो बगदाद संधि के नाम से। लेकिन 1959 में जब आपको इससे इराक क्यूट कर लेता है तब इसका नाम क्या पड़ता है? तो आपको सेंटो पड़ता है। सेंटो है क्या? तो कहेंगे आपको एक सैनिक गुट है जो शीत युद्धकाल में क्या हुआ था कि आपको बना था। चलिए अब चलते हैं 45 में। क्या कह रहा है? लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, वो आपको सी हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है 45? कह रहा है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो भाई मेरे, भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे ना वो आपको पंडित नेहरू थे, और प्रथम प्रधानमंत्री भी कहेंगे पंडित नेहरू। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, सरदार पटेल पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री। उसके बाद है कृष्ण मेनन 1962 में भारत चीन युद्ध के समय जो थे ये आपको देश के रक्षा मंत्री थे। तो 45 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 46 में क्या कह रहा है? यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है साथियों। कह रहा है कि गलवान घाटी जो है कहाँ अवस्थित है? तो देखो भाई, गलवान घाटी में 2020 में एक झड़प हुआ था। क्या है? झड़प हुआ था। तो ये जो गलवान घाटी है ना ये आपको लद्दाख में, कहाँ है? लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही है। तो देखिए, तो भारत और चीन के बीच में जो है कहाँ कहाँ झड़प देखने को मिलती है? तो लद्दाख में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है ना, सिक्किम में हो गया, उत्तराखंड में हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको क्या जानते हैं कि आपको चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ जो है वो आपको भारतीय राज्य है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि झड़प देखने को मिलता है। तो 46 का राइट आंसर ये हो गया था। साथियों आज हम लोग क्या किए कि आपको पॉलिटिकल साइंस का 12th का जो आपको चौथा लेसन था, ठीक है ना, भारत के विदेश नीति के संबंध में, उसको हम लोग क्या किए? एनालिसिस किए, ठीक है ना। और आपको इस चैप्टर में कहीं से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।